कितना खेल बिगाड़ रहा है। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ठीक है, पवन सिंह नाम का बवंडर जो है, ठीक है, वो केवल और केवल वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए है। अच्छा, सुधाकर सिंह या जगदानंद सिंह से अधिक प्रभाव वहां के राजपूतों पर बाबा का है, योगी आदित्यनाथ का है। ठीक है, वहां सेफ हो गई, मतलब बीजेपी के लिए सुरक्षित है, अभी जीतने की संभावना पूरी पूरी है। इसलिए कि अगर वैसे ही कुर्मी जाति के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार है, नहीं तो बड़ा फर्क नहीं डाल पाएंगे अशोक महतो पाटलिपुत्र लोकसभा में। सर मुझे लगता है कि आरा में कांटे की लड़ाई हो रही है। अच्छा, ठीक है, सुदामा प्रसाद जो है बहुत क्लोज फाइट दे रहे हैं आपको। देखिए, पटना साहिब एक ऐसी सीट है अर्पिता, जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। कोई रविशंकर प्रसाद, कोई शत्रुघ्न सिन्हा, कोई चुनाव नहीं जीतते, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। भारतीय ससाराम, वहां से इस बार कांग्रेस ने भयंकर गलती किया, एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, वॉकओवर कह लीजिए, बीजेपी को दे दिया नॉमिनेशन के समय में। जाओ जीत लो सीट। हाँ, जाओ जीत जाओ। बीजेपी जेडीयू ने क्यों दोबारा टिकट दिया चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को, किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, इतना देखिए 2024 लोकसभा चुनाव का अब फाइनल मुकाबला होने वाला है। 7वें चरण के मतदान पर भी सबकी नजर है। बिहार में कौन खेल बिगाड़ रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है, हम आपको डिटेल से अब समझाने वाले हैं। देखिए 7वें चरण की जो 8 लोकसभा सीटें हैं बिहार की, उनका डेटा बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पवन सिंह हो चाहे आनंद मिश्रा हो, ऐसे उम्मीदवार जो निर्दलीय हैं वो चुनाव जीतेंगे या सिर्फ खेल बिगाड़ने तक सीमित रहेंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। देखिए इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीति के विश्लेषक प्रदीप सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अर्पिता, आपका और दर्शकों का भी। सर पूरे चुनाव में लगातार आप हमारे साथ चर्चा में रहे और बड़े कह सकते हैं कि बड़े जोशीले अंदाज में आप डटे भी रहे। हर सीट का एक समीकरण आपके पास है। अब ये जो 8 सीटें हैं इन पर हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि आप देखिए काराकाट का मुकाबला काफी फंसा हुआ है। वहां पे पवन सिंह के आने के बाद अलग माहौल बन चुका है। अगर हम बात करें पाटलिपुत्रा की, तो जहां अशोक महतो थोड़े एक्टिव हुए तो यहाँ मीसा दीदी के लिए काफी प्रचार भी करते दिख रहे हैं। बक्सर की बात करें तो आनंद मिश्रा ने अलग माहौल बना दिया है। क्या लगता है इन तीनों सीटों पर खास तौर पर हम चाहेंगे, पहले आप बताइए क्या माहौल है। देखिए अर्पिता, संसदीय चुनाव में तो हर सीट का एक ही वोट है, नहीं, हाँ, हॉट सीट इसलिए आप कह सकती है कि लोग वो एक तरह से मीडिया में और लोगों के बीच सेंसेशन है, सनसनी की तरह है। तो पवन सिंह क्या है, सनसनी की तरह है, हवा के झोंके की तरह है। ठीक है, होता क्या कि जब कभी सनसनी या इस तरह का हवा का झोंका आंधी तूफान की तरह आता है तो जितनी तेजी से आता है तूफान उतनी तेजी से वापस भी होता है। अच्छा, ठीक है, उससे आप हवा की सामान्य गति नहीं कर सकती। ठीक है, ये असामान्य होता है, जितना तेज आता है बवंडर उतना तेज फिर वापस भी जाता है। पवन सिंह का बवंडर कितना खेल बिगाड़ रहा है, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ठीक है, पवन सिंह नाम का बवंडर जो है, ठीक है, वो केवल और केवल वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए है। अच्छा, ठीक है, हाँ, इस चीज को समझिए। जब पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया और वहां से टिकट जब फिर बीजेपी को मालूम हुआ कि अरे यार हम तो गलती कर दिए, ये तो ऐसा गाना गाने वाले व्यक्ति हैं ये, तो जेपी नड्डा ने कहा कि भाई आप टिकट वापस कीजिए, आप सिंबल वापस कीजिए और आप ही बयान दे दीजिए जिससे कि आपकी प्रतिष्ठा बचेगी। तो बीजेपी अगर घोषणा करती कि पवन सिंह का टिकट वापस ले लिया गया तो पवन सिंह की बेइज्जती होती। तो इसीलिए पवन सिंह को सिर्फ पैसे ही दिया गया कि आप खुद घोषणा कर दिए कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिससे कि आपकी प्रतिष्ठा बच जाए। अच्छा, ठीक है, लेकिन पवन सिंह चूंकि राजनेता तो है नहीं, ये तो हवा के झोंके हैं, भोजपुरी गीत गाने वाले हैं लोगों के, और किस प्रकार का गीत गाते हैं आपको भी पता है। ठीक, एक बात तय है कि युवाओं के बीच फैन फॉलोइंग है, ठीक है, सनसनी है युवाओं के बीच, तो वो सनसनी का फायदा उठाने के लिए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए, ठीक, वो काराकाट से लड़ गए। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के उपेंद्र कुशवाहा तो बेचारे मोहरा बन गए। अच्छा, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते थे केवल। ठीक है, कामयाब हुए कि नहीं हुए पवन सिंह, वो तो जनता के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन अभी तक तो दिख रहा है कि पवन सिंह इतना तय है कि पवन सिंह खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने, मतलब वहां पर की बात करूं स्थानीय रूप से तो उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल है, ठीक है, वो
जो उपेंद्र कुशवाहा के दुश्मन है वो सभी मिलकर पवन सिंह का साथ दे रहे हैं। पवन सिंह के बारे में देखिए, नहीं है बल्कि बीजेपी वहाँ एनडीए को हराने के लिए पवन सिंह चल रहा है। देखिए ये सवाल तो कई लोगों ने भी जरूर पूछा हमें कमेंट बॉक्स में कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के पीछे मकसद क्या है और काराकाठी क्यों। खैर हम अगली सीट पर बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बक्सर की। बक्सर में आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस हैं आनंद मिश्रा, और यहाँ पर भी दिक्कत ये है कि बीजेपी से जब टिकट, और चीज मैं जोड़ दूं उसमें, देखिए वो केवल ये जो साजिश है बीजेपी को सबक सिखाने की, वो केवल काराकाट तक सीमित नहीं है। इस चीज को दर्शकों को समझना चाहिए। वो सीमित केवल काराकाट तक नहीं है, एक ऐसी व्यूह रचना, चक्रव्यूह रची गई है जिसमें कि अगर मान लीजिए कुशवाहा को काराकाट में राजपूत वोट नहीं देगा, ठीक है, तो उसका असर सासाराम में पड़ेगा और उसका असर आरा में भी पड़ेगा, बक्सर में भी पड़ेगा। मान लीजिए आरा में उसके लिए मोहरे बन गए हैं आर के सिंह, राजकुमार सिंह, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। अब अगर मान लीजिए वहां पर राजपूत कुशवाहा को वोट नहीं देगा तो यहाँ के कुशवाहा को मैसेज ये दिया जा रहा है कि तुम भी राजपूत को वोट मत दो। तो मतलब एक जातीय संघर्ष कराने का प्रयास है एक तरह से, ठीक है। बीजेपी के खिलाफ अंदर खाने से ये बड़ी चाल चली गई है कहीं ना कहीं। हवा जो है दिया रही है आरजेडी की तरफ से, ठीक है, बढ़ावा दिया। बक्सर में हम जिक्र कर रहे थे आनंद मिश्रा का, बीजेपी से जब टिकट नहीं मिला तो आनंद मिश्रा अकेले मैदान में डट गया, और कुल मिलाकर अभी वहां माहौल काफी हद तक उन्होंने ये बना दिया है कि जो बीजेपी का आम समर्थक था, युवा खास तौर पर, वो आनंद मिश्रा के लिए बोल रहा है, खड़ा हो रहा है, लड़ रहा है। क्या ये माहौल बीजेपी को सीधे चुनाव हरवा सकता है बक्सर का? नहीं, देखिए ऐसा है कि बक्सर एक ऐसा संसदीय सीट है जहां पर की जो कि उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। वहां पर सुधाकर सिंह से अधिक प्रभाव जो है योगी आदित्यनाथ का है बक्सर में। हाँ, नंबर 1। तो बात समझिए, सुधाकर सिंह है कैंडिडेट, तो मतलब समझ में आ गया कि वहां सुधाकर सिंह या जगदानंद सिंह से अधिक प्रभाव वहां के राजपूतों पर बाबा का है, योगी आदित्यनाथ का है, ठीक है। वहां पर प्रभाव है राजनाथ सिंह का, ठीक है। और तीसरा एक और चीज है, आरजेडी या महागठबंधन से पहले 4 कम से कम प्रत्याशी राजपूत जाति से हुआ करते थे। कांग्रेस से निखिल कुमार औरंगाबाद, आरजेडी ने टिकट काट दिया। आरजेडी से 3 प्रत्याशी हुआ करते थे कम से कम, एक बक्सर में जगदानंद सिंह, वैशाली में रघुवंश बाबू और महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह। इस बार सबका टिकट काट दिया गया, केवल सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से। क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया जिससे कि उनको इनाम मिला। जब वो आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी थी तो जिस प्रकार से सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को गलिया रहे थे, ठीक है, तो उसका इनाम देकर जो है सुधाकर सिंह को संतुष्ट किया गया है। चलिए, संतुष्ट हुए खाली सुधाकर सिंह, मतलब वहां पे योगी असर है, मोदी असर है कि आनंद मिश्रा जो है ना, जो आईपीएस रहे हैं आसाम कैडर के, उनका सम्मान है, इसमें कोई दो मत नहीं है, उस क्षेत्र में सम्मान है, ठीक है। लेकिन राजनीतिक गणित जो होता है ना, वो केवल सम्मान के भरोसे नहीं होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। अगर व्यक्तित्व के मामले में मैं बात करूं तो मिथिलेश तिवारी पर भारी पड़ेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जो चुनावी गणित है, चुनावी जो राजनीति है, उसमें थोड़ा आनंद मिश्रा को पैसेंस दिखाना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था। सेफ हो गई, मतलब बीजेपी के लिए सुरक्षित है, अभी जीतने की संभावना पूरी है। इसलिए कि अगर आनंद मिश्रा भावना में बहकर कुछ उनकी अपनी जब ब्राह्मण जाति के लोग अगर आनंद मिश्रा के पक्ष में जितना वोट करेंगे, उससे ज्यादा वोट जो है सुधाकर सिंह के ददन पहलवान काट रहे हैं। और इसका असर यही है कि दोनों तरफ से जब वोट कट रहे हैं, और योगी का, राजनाथ सिंह का, मोदी जी का, इन सब का जो असर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बचा लेगा बक्सर में। अगली लोकसभा की तरफ बढ़ते हैं, पाटलिपुत्रा की बात कर लेते हैं। पाटलिपुत्रा इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि यहाँ पर अशोक महतो फील्डिंग कर रहे हैं मीसा भारती के लिए। जी हाँ, रामकृपाल यादव जो 2 बार मीसा भारती को लोकसभा चुनाव हरवा चुके हैं इसी सीट पर, इस बार मीसा भारती अशोक महतो को लेकर आएंगे वोट मांगने के लिए, और कुर्मी वोटों पर खासी नजर बनाए हुए हैं। क्या लगता है आपको, कितना समीकरण बिगाड़ रहे हैं अशोक महतो रामकृपाल यादव का? मुझे लगता है कि देखिए, कुछ तो असर डालेंगे अशोक महतो, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज भी बिहार में कुर्मी जाति के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार है, ठीक है। माइक पर बोलने के लिए, सड़क पर चिल्ला हल्ला करने के लिए, ये बात सही है कि युवा जो है वो थोड़ा बहुत उत्तेजित होकर किसी के पक्ष में बयानबाजी कर देना, वो एक अलग विषय है। लेकिन
जो भी समझदार मतदाता है उनके लिए किसी भी कुर्मी जाति के व्यक्ति के नीतीश कुमार और अशोक महतो में कोई मुकाबला ही नहीं है। नहीं तो नीतीश कुमार को अगर कमजोर करेंगे कुर्मी जाति के लोग तो फिर उसका क्या फायदा होता है, नुकसान होता है, उनको खुद पता है। अशोक महतो एक डॉन छवि वाले हैं और सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार चलते रहे हैं। बात मैंने कहा ना, इशारा समझिए तो आपको लगता है हो सकता है किसी एक दो गांव के लोग जो है वो भाग गए होंगे किसी के चक्कर में, लेकिन नीतीश कुमार को आपको लगता है ऐसा किसी भी गुस्से के कारण, कितना भी गुस्सा के कारण लालू यादव को छोड़ देगा? थोड़ा इधर उधर जो नीतीश कुमार करते हैं उसका थोड़ा असर परसेंट तो हर चुनाव में होता है ऐसा, व्यक्तिगत संबंध के आधार पर बहुत सारे लोग तो हर चुनाव में मतदान करते रहते हैं। पर बड़ा असर तो नहीं कर पाएंगे अशोक महतो, मतलब मीसा भारती को जितवा नहीं पाएंगे। आप रामकृपाल यादव हो, बीजेपी से लड़ते हैं, चाहे नित्यानंद राय लड़ते हैं, ठीक है, तो जो मैक्सिमम वोट होता है यादवों का किधर जाता है? मैक्सिमम तो लालू प्रसाद के प्रत्याशी के पक्ष में जाता है। हाँ, व्यक्तिगत संबंध के आधार पर या विचारधारा के आधार पर या कैडर वोट जो होता है यादवों में वो बीजेपी को मिलता है। नहीं, चाहे रामकृपाल यादव हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे मधुबनी में अशोक यादव हो, अलग अलग कारणों से मिलता है। लेकिन माने यादवों के अगर नेता, अगर सबसे बड़े नेता तो कौन है? लालू प्रसाद। वैसे ही कुर्मी जाति के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार है। नहीं तो बड़ा फर्क नहीं डाल पाएंगे अशोक महतो पाटलिपुत्र लोकसभा में। सर और सीटों पर चर्चा करते हैं, आरा चलते हैं। देखिए आरा में भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि कई लोग ये तो कह रहे हैं कि आर के सिंह वहां एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी यही कह रही है, लेकिन फिर भी हम ये समझेंगे आपसे कि आरा में बीजेपी के लिए इतनी मजबूती क्यों दिख रही है? क्या वजह मानते, क्या वहां का समीकरण है, जातीय समीकरण क्या बैठ रहा है, विकास के मुद्दे कितने ज्यादा वहां पर हावी है? नहीं, ऐसा इतना आसान नहीं है। आप गलतफहमी के शिकार हैं। तब मुझे लगता है कि आरा में कांटे की लड़ाई हो रही है। अच्छा, ठीक है, सुदामा प्रसाद जो है बहुत क्लोज फाइट दे रहे हैं। आपको पता है सुदामा प्रसाद जिस जाति से आते हैं वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट माना जाता है, बनिया वर्ग से आते हैं और स्थानीय स्तर पर बहुत सारे वैसे वर्ग के लोग स्थानीय प्रत्याशी के कारण कह सकती हैं आप कि वो उनको वोट करेंगे। नंबर 1 तो आरजेडी ने जिस प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग करने का इस बार प्रयास किया है, आप देखिए ना कितनी चालाकी से आरजेडी ने योजनाबद्ध ढंग से प्रत्याशियों का चयन किया, अपने से, अपनी पार्टी से भी और अपने सहयोगियों के द्वारा भी। कुशवाहा जाति जो भारतीय जनता पार्टी के का आधार मत है, आधार वोट रहा है, उससे देखिए 7 प्रत्याशी दे देना है कुशवाहा जाति से। वैसे जो भारतीय जनता पार्टी का सवर्णों से भी पहले से सवर्ण तो मान लीजिए एक मिनट के लिए जब कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ तब जाके बीजेपी से जुड़ा है, ठीक है, लेकिन वैसे वर्ग जो है ये तो सबसे पुराना आधार रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और वैसे वर्ग से इस बार महागठबंधन जो है 3 प्रत्याशी दिया है। तो एक बहुत बड़ी अच्छी रणनीति के साथ महागठबंधन चुनाव मैदान में है और उसका असर जो है। दूसरा एक और चीज हुआ है कि सवर्णों को भी आपस में लड़ाने का काफी सफल प्रयास आरजेडी ने किया है। अब देखिए वैशाली में क्या हुआ, राजपूत से भूमिहार को लड़ा दिया है, महाराजगंज में राजपूत से भूमिहार को लड़ा दिया है, जबकि आज तक आरजेडी सब दिन भूमिहार जाति को गाली देती रही, ब्राह्मण को गाली देती रही। लेकिन इस बार क्या हुआ है, बीजेपी के वैसे प्रत्याशी को कांग्रेस ने जो है बेतिया में एक ब्राह्मण से लड़ा दिया है, ठीक है। तो ब्राह्मण और वैसे जो सबसे मजबूत आधार वोट माना जाता था बीजेपी का चंपारण में, उसमें एक दूसरे को लड़ा दिया है। तो काफी तो वैसी प्रकार की स्थिति जो है आपको आरा में भी दिख रहा है। जाति के हिसाब से अगर वोट पड़ेगा तो काफी हद तक सुदामा प्रसाद नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को, लेकिन अगर विकास के मुद्दों पर वोट पड़ेगा तब शायद पीछे रह जाएगी आरजेडी। खैर, लगता है कि बिहार में विकास के आधार पर चुनाव होता है, ये गलतफहमी, ये हास्यास्पद है। बिहार में ठीक है, जो विकास के आधार पर मतदान करने वाले लोग हैं, लेकिन सर वो शुरुआत है थोड़ी माइक, हाँ ठीक है, माइक, लेकिन माइक पे आके नहीं बोलते, वो चिल्लाते नहीं है, वो चुपचाप जिसको देना होता है देता है। हाँ। ठीक है, देखिए एक चीज तो तय है ना कि विकास के मामले में बिहार राज्य स्तर पर देखेंगे तो नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार कहीं से भी लालू परिवार, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी से कई गुना आगे है। राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल जो है वो गरीबों तक पहुंचा है। कांग्रेस के समय में कहा जाता था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, 85% रास्ते में गोल, ठीक है। अब इतना तो तय है ना कि डीबीटी से जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर खाता में पैसा जमा हो रहा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान का पैसा हो,
पैसा बीच में गोल नहीं होता मोदी सरकार में, खाता में सीधा पैसा पहुंच रहा है। उसके बावजूद अगर लोगों को समझाना पड़ता है तो फिर मतलब यहाँ हावी है जाति फैक्टर, बहुत ज्यादा हावी है। बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट पर। अब हम पटना साहिब चलते हैं। सर, पटना साहिब में पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, राम मंदिर के 3 वकीलों में से एक रविशंकर प्रसाद है। देखिए, पिछले बार भी यहाँ पे वो जीते, लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है? देखिए, पटना साहिब एक ऐसी सीट है अर्पिता, जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। कोई रविशंकर प्रसाद, कोई शत्रुघ्न सिन्हा, कोई चुनाव नहीं जीतते। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अगर आपके गले में भी कमल का सिंबल डाल देगी, ठीक है, तो आप भी आंख मूंद कर चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आप हमको भी जितवा देंगे? हाँ, नहीं, कोई भी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का ये, चूंकि यहाँ का सामाजिक समीकरण, आर्थिक जो मैंने एक तरह से बैकग्राउंड है इस क्षेत्र का, आप देखिए, मैंने इस संसदीय क्षेत्र में 4 शहरी विधानसभा सीट है, ठीक है, और वो चारों शहरी विधानसभा सीट वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ पास है। मतलब यहाँ पे एक कैडर ही है, सब मध्य वर्ग, नौकरी पेशा, सरकारी व्यवसायी वर्ग के का मत है सबसे ज्यादा। यहाँ जाति के आधार पे वोट नहीं डाला जाता, ठीक है। बिहार की इकलौती ऐसी सीट है पटना साहिब जहाँ आप कह रहे हैं कि यहाँ जाति के आधार पर वोट कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। 90% वोट जो है जाति से ऊपर उठकर वोट होता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि यहाँ पर चुनाव शुरू होने से पहले ही भाजपा के जो विरोधी दल है वो पहले ही हार मान लेते हैं। वो मान लेते हैं कि ये सीट हम नहीं जीतेंगे, ठीक है। तो इसीलिए केवल खाना पूर्ति करने के लिए, अपना समीकरण को दुरुस्त करने के लिए पटना में टिकट दिया जाता है। अच्छा, चलिए, यहाँ पे मतलब मीरा कुमार के बेटे जो अंशुल हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो सीधे चुनाव हार रहे हैं। सर, कुछ और सीटें भी हैं, जैसे कि नालंदा है, सासाराम है, यहाँ क्या माहौल है? बाबू जगजीवन राम का संसदीय सीट है सासाराम। वहां से इस बार कांग्रेस ने भयंकर गलती किया। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, वॉकओवर कह लीजिए, बीजेपी को दे दिया नॉमिनेशन के समय में। जाओ जीत लो सीट। हाँ, जाओ जीत जाओ। बीजेपी ने भी एक नया प्रत्याशी दिया, शिवेश राम को, अपने पूर्व सांसद छेदी पासवान का टिकट काटा। कांग्रेस के पास मौका था उसका फायदा उठाने का, लेकिन कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई। एक ऐसे व्यक्ति मनोज राम को टिकट दे दिया कांग्रेस ने, जिसके ऊपर कई घृणित आरोप लगे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब सासाराम में फिलहाल बीजेपी के लिए, हाँ, नामांकन के साथ ही कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया वहां बीजेपी को। चलिए, सासाराम भी क्लियर है, लगभग वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट ही चुनाव जीत रहा है। नालंदा और जहानाबाद, ठीक है। नालंदाबाद नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। केवल अब तक आज 1991 से लेकर आज तक में केवल एक बार नीतीश कुमार संकट में दिखे उस सीट पर, या नीतीश कुमार की पार्टी, वो था 2014 मोदी लहर में, जब मात्र 8,000 से भी कम वोटों से उनके प्रत्याशी चुनाव जीत पाए थे। तो नीतीश कुमार का वो घर है, गृह क्षेत्र है, वहां से नीतीश कुमार को हरा पाना मुझे लगता है लगभग नामुमकिन है। वैसे ही जैसे पटना साहिब में बीजेपी को हराना नामुमकिन है, जैसे किशनगंज में कांग्रेस को हराना नामुमकिन। कुछ सीटें कुछ दलों ने मतलब अपनी एक तरह से कहते हैं परमानेंट सीट बना रखी है। अगर हम बात करें अगले लोकसभा सीट की, देखिए जहानाबाद की, यहाँ भी मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। जहानाबाद में बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल दिख रही है। बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है वहां से, वहाँ जदयू का प्रत्याशी है, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, वहाँ के जो वर्तमान सांसद है। देखिए, जेडीयू ने क्यों दोबारा टिकट दिया चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को, किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा। इतना अलोकप्रिय व्यक्ति, इतना बदनाम व्यक्ति, कोरोना काल में जो एम्बुलेंस घोटाला हुआ उसमें इतना बदनाम व्यक्ति, किस कारण से नीतीश कुमार ने दोबारा उसको टिकट दिया, समझ से परे, ठीक है, क्यों दिया गया? उसी का असर है कि यहाँ चुनाव हार रही है जदयू। रूप से जेडीयू ने एक तरह से कहिए ना, सुरेंद्र यादव को वो सीट जो है इस बार हाथ दे दिया, एकदम प्लेट में जो है एकदम सजा कर दे दिया कि ले आइए आप जीतिएगा। कैंडिडेट सिर्फ खराब देने की वजह से, कैंडिडेट के कारण केवल, ठीक है। चलिए, अगर जदयू वहां प्रत्याशी बदल देती केवल जी, तो जो सामाजिक समीकरण है वहां का, उसमें निश्चित रूप से सुरेंद्र यादव आराम से हार जाते चुनाव। क्योंकि सुरेंद्र यादव की जो छवि है उसके खिलाफ माई वर्सेस ऑल होता जहानाबाद में। अगर एनडीए अगर सही प्रत्याशी देती तो माई के खिलाफ, मतलब मुस्लिम और यादव के खिलाफ, हर जाति का एक तरह से प्रोराइजेशन हो जाता वहां पर।
लेकिन उस मौका चूक गई जदयू। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से एक बार हमारे दर्शकों को एकदम सटीक जानकारी दी है कि किस सीट पर क्या समीकरण बैठ रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी। देखिए, एग्जिट पोल हम लोग लेकर आए हैं कि 40 की 40 जो बिहार की लोकसभा सीटें हैं, कौन जीत रहा है मुकाबला, कौन हार रहा है। मतदान के तुरंत बाद आप देख पाएंगे हमारा ये एग्जिट पोल। 6 बजे पहला एग्जिट पोल आपके सामने लेकर आएंगे और कुल 5 वीडियो हमने एग्जिट पोल पर बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी वीडियो को गौर से देखेंगे और जब 4 जून को फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप टैली करेंगे कि हमारा कितना सटीक एग्जिट पोल निकल कर सामने आया है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।